एक सवाल से शुरू करता हूँ। अगर आज कोई आपके ऑफिस में आकर बैठे और पूछे, सर आपका बिजनेस कितने का है? तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने पिछले 28 साल में ये सवाल सैकड़ों बार पूछा है और ज्यादातर जवाब 3 में से एक ही आता है। पहला, अरे मेरी फैक्ट्री की जमीन तो आज 8 करोड़ की है। दूसरा, पिछले साल का प्रॉफिट 1 करोड़ था तो 5 गुना कर लो, 5 करोड़। तीसरा, और ये सबसे मजेदार है, बैंक ने 4 करोड़ की लिमिट दी है तो कम से कम इतना तो होगा ही। तीनों जवाब गलत नहीं है लेकिन अधूरे हैं। तो फिर होता यह है कि सामने वाला बायर आता है, उसके साथ एक कंसल्टेंट होता है और वो बोलता है ईवी बाय इबिटा मल्टीपल, डीसीएफ, टर्मिनल वैल्यू, बीटा वन, सब आपके सिर के ऊपर से निकल जाता है। आप सोचते हैं ये लोग मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि मेथड गलत है, दिक्कत ये है कि कोई आपको ये आपकी भाषा में समझाता नहीं है। तो मैंने ये पूरा विषय 2 हिस्सों में बांटा है। आज पार्ट 1 में वो बात करेंगे जो असली डील टेबल पर होती है। बायर असल में सोचता क्या है, गुडविल प्रैक्टिकली कैसे तय होता है, वर्किंग कैपिटल का क्या झगड़ा है और आपकी जमीन और बिल्डिंग का क्या करें। अगले वीडियो पार्ट 2 में इबिटा मल्टीपल, डीसीएफ, बीटा और ये कितना हिस्सा बेचने पर वैल्यू कैसे बदलती है। आज का ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट है। अंत तक 3 चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। एक, आपका बिजनेस और आपकी प्रॉपर्टी 2 अलग चीजें हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकलती है। 2, गुडविल प्रैक्टिकली कैसे तय होता है, 30 से 40 महीने की पे बैक के लॉजिक से। 3, वर्किंग कैपिटल को वैल्यूएशन में मत मिलाइए, वो क्लोजिंग पर अलग से एडजस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वैल्यूएशन क्या नहीं है, क्योंकि जब गलत थॉट्स नहीं हटते तो सही बात दिमाग में नहीं बैठती। पहला मिथ, मेरी जमीन बिल्डिंग इतने की है तो बिजनेस भी इतने का है। नहीं सर, जमीन एक एसेट है, बिजनेस एक कमाई करने वाली मशीन है। अगर कल आपकी फैक्ट्री की 4 दीवारी वैसी की वैसी खड़ी रहे लेकिन ऑर्डर आना बंद कर जाए तो जमीन की कीमत वही रहेगी और बिजनेस की कीमत शून्य हो जाएगी। बायर आपकी जमीन इसलिए नहीं खरीदा, उसे प्लॉट चाहिए। अगर उसे सिर्फ प्लॉट चाहिए होता तो वो एमआईडीसी में जाकर सस्ते में प्लॉट ले लेता। वो आपका चलता हुआ बिजनेस खरीद रहा। दूसरा में, पिछले साल का प्रॉफिट कोई भी मल्टीपल, ये सबसे कॉमन गलती है। कोई भाई साहब कहीं सुन के आते हैं कि 5 गुना चलता है और बस 5 से गुना कर देते। मल्टीपल कोई मैजिक नंबर नहीं है, वो मल्टीपल बताता है कि बायर आपके बिजनेस को कितना रिस्की मानता है। कम रिस्क ज्यादा मल्टीपल, ज्यादा रिस्क कम मल्टीपल। और एमएसएमई में रिस्क किससे आता है? प्रमोटर डिपेंडेंस से। अगर आप 2 महीने के लिए विदेश चले जाए और बिजनेस डगमगा जाए तो बायर के लिए वो हाई रिस्क है। मल्टीपल कैसे बनता है ये पूरा पार्ट 2 में डिटेल में करेंगे। तीसरा है, बैंक की लिमिट ही मेरी वैल्यू है। बैंक आपको लोन आपकी सिक्योरिटी पर देता है, स्टॉक, डेटर्स, प्रॉपर्टी पर। ये आपकी कमाने की क्षमता की वैल्यू नहीं है। बैंक लिमिट और बिजनेस वैल्यू का आपस में कोई रिश्ता नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है? यहीं से असली बात शुरू होती है। गुडविल क्या है? किताबी डेफिनेशन छोड़िए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन दे। गुडविल वो एक्स्ट्रा कमाई है जो सिर्फ मशीन और जमीन से नहीं आती। वो आपके नाम, आपके कस्टमर, आपके वेंडर, आपकी टीम और आपके सिस्टम से आती। अगर मैं आपकी जैसी मशीनें खरीद लूं, वैसी ही फैक्ट्री खरीद कर लूं, तो क्या मुझे पहले दिन से आपके जितने ऑर्डर मिल जाएंगे? नहीं, मुझे 3-4 साल लगेंगे। वो 3-4 साल की बचत ही गुडविल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बायर गुडविल के पैसे कैसे तय करता है? बायर मन ही मन एक सवाल पूछता है, मैं जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ वो मुझे कितने महीने में वापस मिल जाएंगे? बस यही पूरा खेल है। इसे कहते हैं पेबैक पीरियड। बायर का असली सवाल, पैसा कितने महीने में वापस आएगा? और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज्यादातर एमएसएमई डील में गुडविल 30 से 40 महीने के सस्टेनेबल सरप्लस प्रॉफिट के बराबर बैठता है, यानी लगभग 2.5 से 3.5 साल। चलिए एक एग्जांपल है। मान लीजिए एक यूनिट है, टर्नओवर 12 करोड़, पिछले साल का एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़ 80 लाख। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी एडजस्टमेंट करना पड़ता है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। मालिक अपने आप को सैलरी नहीं देता या नाम मात्र ही देता है, लेकिन बायर को तो वहां एक प्रोफेशनल सीईओ बिठाना पड़ेगा। मान लीजिए उसकी मार्केट की सैलरी सालाना 30 लाख है, तो सस्टेनेबल सरप्लस प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ 80 लाख माइनस 30 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। अब पेबैक पीरियड का लॉजिक लगाइए। 30 महीने मतलब ऑलमोस्ट 2.5 साल, 1 करोड़ 50 लाख गुना 2.5, 3 करोड़ 75 लाख। 40 महीने मतलब 3.25 साल, लगभग 5 करोड़।
तो इस बिजनेस का मूल्य प्रैक्टिकली 4.25 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में बैठेगा और इसमें जमीन और बिल्डिंग शामिल नहीं है, वो अलग से है, उसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। अब एक ट्रेडिंग फर्म लीजिए, टर्नओवर 8 करोड़, सरप्लस प्रॉफिट 40 लाख, लेकिन यहाँ पूरा बिजनेस मालिक के पर्सनल रिलेशनशिप पर चलता है। 3 बड़े कस्टमर और तीनों के मालिक साहब को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यहाँ बायर 30 महीने देने को तैयार नहीं होगा, वो कहेगा 18 से 20 महीने, क्योंकि उसका डर ये है कि आपके जाते ही वो तीनों कस्टमर भी चले जाएंगे। तो देखिए पैटर्न साफ है, पेबैक पीरियड का कोई फॉर्मूला नहीं, वो बायर के भरोसे का पैमाना है। सिस्टम मजबूत, टीम ट्रेड, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न, पेबैक लंबा 40 महीने तक, सब कुछ मालिक के भरोसे, पेबैक छोटा 18 से 24 महीने। और कोई अगर आपसे ये कहे कि 6 साल की पेबैक पीरियड दे दो, तो सोचिए 6 साल में तो इंडस्ट्री बदल जाती है, इसलिए रियलिस्टिक डील 2.5 से 3.5 साल में ही सेटल होती है। एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं, ये कोई आईसीए का स्टैंडर्ड कानूनी फॉर्मूला नहीं है, ये मार्केट में बायर कैसे सोचते हैं उसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, यानी इसे एक एक्सपीरियंस सीए के नजर से समझिए, रूल बुक नहीं। अब वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा डील अटकती है, वर्किंग कैपिटल सिंपल भाषा में क्या है, आपका स्टॉक प्लस आपके डेटर्स यानी जो पैसा कस्टमर से आना है, माइनस क्रेडिटर्स यानी जो पैसा आपके वेंडर्स को देना है। अब मालिक साहब की सोच क्या होती है, मेरे गोदाम में 2 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, 1.5 करोड़ मार्केट में फंसा हुआ है, ये सब मेरी वैल्यू जो हो। और बायर की सोच, भाई माल तो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, वो कोई बोनस नहीं है, उसके बिना तो बिजनेस चलेगा नहीं। दोनों अपनी जगह सही है, इसलिए दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनी हुई है, वर्किंग कैपिटल को वैल्यूएशन नंबर में मत मिला, उसे क्लोजिंग पर अलग से एडजस्ट करो। बिजनेस वैल्यू ये कैसे काम करता है, 2 स्टेप। पहले एंटरप्राइज वैल्यू तय होती है, मान लीजिए 6 करोड़, ये मानकर चला जाता है कि बिजनेस हैंडओवर के दिन एक नॉर्मल लेवल का वर्किंग कैपिटल साथ आएगा, इसे कहते हैं टारगेट वर्किंग कैपिटल। आमतौर पर पिछले 12 महीनों का एवरेज निकालकर तय हो। हैंडओवर के दिन एक्चुअल वर्किंग कैपिटल गिना जाता है, अगर एक्चुअल टारगेट से ज्यादा है तो सेलर को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, अगर कम है तो प्राइस घट जाती है। तो चलिए इसे नंबर्स में देखते हैं। एक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट की एंटरप्राइज वैल्यू तय हुई 6 करोड़, पिछले 12 महीनों का एवरेज वर्किंग कैपिटल 1 करोड़ 80 लाख, यही टारगेट बता। अब केस ए, हैंडओवर के दिन एक्चुअल वर्किंग कैपिटल निकला 2 करोड़ 10 लाख, यानी टारगेट से 30 लाख ज्यादा, तो सेलर को मिलेगा 6 करोड़ 30 लाख। केस बी, हैंडओवर के दिन सेलर ने डील से पहले सारी रिकवरी कर ली, स्टॉक खाली कर दिया, एक्चुअल वर्किंग कैपिटल रह गया 1 करोड़ 40 लाख, यानी टारगेट से 40 लाख कम, तो प्राइस होगी 6 करोड़ माइनस 40 लाख, 5 करोड़ 60 लाख। समझ गया ना लॉजिक? ये मैकेनिज्म सेलर को डील से पहले बिजनेस खोखला करने से रोकता है और बायर को ये भरोसा देता है कि उसे एक चलता फिरता बिजनेस मिलेगा, खाली डिब्बा नहीं। अब मेरी 2 प्रैक्टिकल सलाह। पहली, टारगेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला डील के टर्म शीट में लिखकर तय कीजिए, 12 महीने का एवरेज ले लेंगे या 6 महीने का। स्लो मूविंग स्टॉक को कैसे काउंट करेंगे, 90 दिन से ऊपर के डेटर्स को गिनेंगे या डिस्काउंट करेंगे, ये सबसे पहले तय कर लीजिए, हैंडओवर के दिन नहीं, वरना उस दिन झगड़ा होता है और डील टूटती है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप वर्किंग कैपिटल को पूरा ही छोड़ दो और बिजनेस वैल्यूएशन अलग से करो। दूसरा, वर्किंग कैपिटल को गुडविल समझने की गलती मत कीजिए। जो आपका आना पैसा जो बिजनेस में लगा है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं है, गुडविल अलग चीज है। अब प्रॉपर्टी की बात, जिसका वादा मैंने शुरू में किया था। ज्यादातर एमएसएमई की सबसे बड़ी एसेट उनकी जमीन और बिल्डिंग होती है और वहाँ ओनर के पास एक बहुत निगोशिएशन पावर होती है जो उसे वो इस्तेमाल नहीं करते। प्रॉपर्टी आपकी सबसे बड़ी निगोशिएशन चिप है। पहली बात, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बिजनेस की वैल्यूएशन से बिल्कुल अलग मेथड से होती है। रियल एस्टेट में 3 स्टैंडर्ड अप्रोचेस चलते हैं। पहला, सेल्स कंपैरिजन अप्रोच, आसपास की सिमिलर प्रॉपर्टीज हाल में कितने में बिकी उसकी तुलना। 2, कॉस्ट अप्रोच, आज ये जमीन खरीद कर यही बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लगेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। 3, इनकम कैपिटलाइजेशन अप्रोच, ये प्रॉपर्टी किराए पर दे तो सालाना कितना रेंट आएगा और उस रेंट को प्रिविलिंग यील्ड से कैपिटलाइज करके वैल्यू निकाल। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आमतौर पर रजिस्टर वैल्यू और सेल्स कंपैरिजन और कॉस्ट अप्रोच दोनों देखता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट जनरेटिंग है तो इनकम कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आपके पास 3 ऑप्शन है और तीनों लेजिटिमेट। ऑप्शन 1, बिजनेस प्लस प्रॉपर्टी, दोनों ही बेच दीजिए, बायर को पूरा पैकेज मिलता है एक ही ट्रांजैक्शन में। सबसे सिंपल, लेकिन चेक बहुत बड़ा हो जाता है और हर बायर के पास इतना फंड नहीं होता। ऑप्शन 2, सिर्फ बिजनेस बेचिए और प्रॉपर्टी अपने पास रखिए और बायर को किराए पर दीजिए। ये मेरे हिसाब से एमएसएमई ओनर के लिए अक्सर सबसे स्मार्ट ऑप्शन है।
आपको बिजनेस की वैल्यू का पैसा भी मिल जाता है और प्रॉपर्टी भी आपके नाम रहती है जो हर महीने रेंटल इनकम आपको देती है। बायर को भी फायदा मिलता है, उसका अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और वो पैसा वो बिजनेस में लगा सकता है। बिजनेस बेचो, प्रॉपर्टी रखो, रेंट लो, तीनों तरफ फायदा। लेकिन यहाँ एक शर्त है, लीज एग्रीमेंट मजबूत होना चाहिए। टेन्योर कितना, रेंट एस्केलेशन कितने प्रतिशत सालाना, लॉकिंग पीरियड क्या हो सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना, यह सब पहले से तय कीजिए। ऑप्शन 3, सिर्फ प्रॉपर्टी बेचिए, बिजनेस बंद कर दीजिए। ये तब होता है जब बिजनेस में दम नहीं बचा हो और असली वैल्यू सिर्फ जमीन में है। कड़वा है लेकिन कभी कभी यही सही फैसला है। मेरी सलाह, बायर के सामने जाने से पहले ये तय कर लीजिए कि आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले ये तय नहीं किया तो बायर आपके लिए तय करेगा और वो अपने फायदे का ऑप्शन चुनेगा। तो पहले आप तय करो वरना बायर तय करेगा। तो आज हमने 3 बड़ी बातें, 1, जमीन बिजनेस नहीं है, बैंक लिमिट वैल्यू नहीं है और मल्टीपल हवा में नहीं आता। 2, गुडविल प्रैक्टिकली पेबैक लॉजिक से तय होता है। 30 से 40 महीने का सस्टेनेबल सरप्लस प्रॉफिट, और सरप्लस निकालने से पहले मार्केट से अपनी सैलरी जरूर घटाई। 3, वर्किंग कैपिटल वैल्यूएशन में नहीं मिलता, वो क्लोजिंग पर टारगेट वर्सेस एक्चुअल से एडजस्ट होता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग से निकलती है, आप उसे रखकर भी रेंट ले सकते। अब पार्ट 2 में जो अगले हफ्ते आ रहा है, हम टेक्निकल साइड पर जाएंगे अगले हफ्ते। उसमें बात होगी इबिटा मल्टीपल इंस्टीट्यूशन को क्यों पसंद है और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डीसीएफ किन बिजनेस के लिए बना है और किन के लिए वो एक सिर्फ एक्सेल की कसरत है, बीटा क्या होता है बिल्कुल आसान भाषा में, और सबसे दिलचस्प, आप 100% बेच रहे हैं या 26%, इससे पर यूनिट वैल्यू कैसे बदलती है। वहां मैं आपको एक ऐसी बात कहूंगा कि जो टेक्स्ट बुक के उलट है, लेकिन मैंने एमएसएमई डील में बार बार होते देखा है। नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। मैंने पूरी सीरीज की एक चेकलिस्ट एक पेज के पीडीएफ में तैयार की है, एमएसएमई वैल्यूएशन रेडीनेस चेकलिस्ट। इंस्टाग्राम पर @CA हॉस्टल को डीएम कीजिए और लिख दीजिए वैल्यूएशन, भेज दूंगा। एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरा एक जनरल एजुकेशन है। जो पेबैक वाली बात मैंने कही वो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, कोई कानूनी या स्टैट्यूटरी नियम नहीं है। हर बिजनेस अलग होता है, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सीए या रजिस्टर वैल्यू से अपनी केस को जरूर डिस्कस कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।